Hello students, welcome back again. Myself K. K. Agarwal sir. Welcome you in K. K. Agarwal sir JEE Mathematics classes. Here today in the lecture 5 we are going to again discuss the topic domain and range of functions. आज भी हम लेक्चर 5 के अंदर जो क्वेश्चंस देख रहे हैं काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते चल रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में भी आपने देखा काफी हर टाइप के हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मिक्स लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए डोमेन एंड रेंज की, राइट. तो टुडे इन द लेक्चर 5 आल्सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज. आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस and you are also understanding the concepts which I am going to teach you, right? Okay, now let us start our lecture 5. क्वेश्चन नंबर अपना लेक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही है. आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेके चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये आपका क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपका चल रहा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. Function of x is equal to sin square x plus cos की power 4x. What you have to do? You have to calculate two things. First domain and second thing is your range. तो यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट you have to find df and rf. This is your question. Find df and rf मतलब फंक्शन की आपको डोमेन फाइंड करने के लिए कहा गया है और फंक्शन को आपके कोरस्पॉन्डिंग रेंज भी फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो चलिए, तो फंक्शन दे रखा है आपको फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x. तो डोमेन तो बेटा ऐसे डायरेक्टली डिफाइंड है. sin फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, cos फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस. sin फंक्शन जब एवरीवेयर कंटीन्यूअस है मतलब एवरीवेयर डिफाइंड भी होगा. cos फंक्शन cos की पावर 4x चल रहा है, दैट इज ओके. लेकिन फंक्शन तो cos फंक्शन ही आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेन फंक्शन. cos की पावर 4x चल रहा है, दैट इज ओके. लेकिन मेन फंक्शन तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है cos. तो यदि cos फंक्शन डिफाइंड होगा तो cos की पावर 4x भी अपने आप डिफाइंड हो जाएगा. तो फंक्शन की डोमेन डायरेक्टली दिख रही है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए sin स्क्वायर x भी आपका इजीली डिफाइंड है और cos की पावर 4x भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इजीली डिफाइंड है. दोनों केसेस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपका sin स्क्वायर x फंक्शन भी डिफाइंड है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए cos की पावर 4x फंक्शन भी डिफाइंड है. तो दोनों केसेस में ये फंक्शंस के आपके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस वेल डिफाइंड है. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की जो डोमेन आ गई यहां पर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. फंक्शन ऑफ x जो आपका डिफाइंड है दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो करस्पॉन्डिंग जो डोमेन आ गई फंक्शन की df आ गई ऑल रियल नंबर. फंक्शन की जो करस्पॉन्डिंग डोमेन आ गई वो आ गई ऑल रियल नंबर्स. अब हमें बात करनी है सेम टाइम पे फंक्शन की करस्पॉन्डिंग रेंज की कि जब डोमेन रियल नंबर आ रही है तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की रेंज क्या निकल के आएगी. तो रेंज का डिस्कशन करते हैं. रेंज सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा फंक्शन में स्टार्टिंग जो कांसेप्ट है वो यही दो कांसेप्ट्स है. एक तो फंक्शन की आपको डोमेन की नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शन किस x की वैल्यू पे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है. सेकेंडली उस इनपुट के ऊपर जो डोमेन है, डोमेन किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है. इनपुट का उन करस्पॉन्डिंग इनपुट्स के ऊपर रेंज के क्या क्या पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं. तो देखते हैं बेटा रेंज निकालने के लिए सेम तरीका जो फंक्शन है उसको हम y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे. स्टार्ट करते हैं. let y is equal to sin square x plus cos की पावर 4x. अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दो अलग-अलग चल रहे हैं. sin फंक्शन भी इन्वॉल्वड है, cos फंक्शन भी इन्वॉल्वड है. तो हमें रेंज निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. यदि फंक्शन वन फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन करना इजियर हो जाता है. इसीलिए हम इस फंक्शन को वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. y is equal to sin square x plus cos की पावर 4x को स्टूडेंट आप देख सकते हैं cos square x the whole square. और मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री इस जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आपका फंक्शन आपको दिख रहा है sin square x plus cos की पावर 4x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोई ना कोई पूरा
तो इसमें मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं पूरे को साइन के अंदर, साइन के अंदर। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह स्टूडेंट अब लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि पूरा फंक्शन आपको साइन के अंदर दिखे। इक्वेशन कैलकुलेट करना इजियर, इक्वेशन से फिर रेंज निकालना आपके लिए इजियर हो जाएगा। तो लिखते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओपन कर दो इसको सेम टाइम पे a माइनस b का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से डायरेक्टली ओपन कर दो। तो आपका कंसेप्ट आ रहा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो अपनी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी साइन की पावर 4x प्लस 1 माइनस का 2 साइन की पावर 4x माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, फाइनली y की वैल्यू आ रही है साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहां पर आ रहा है प्लस का साइन स्क्वायर x, इट विल बी माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस 1। तो आपने देखा y जो हमारा दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे डिपेंड कर रहा था अलग अलग, एक साइन पे डिपेंड कर रहा था, एक cos पे डिपेंड कर रहा था। फाइनली हमने इसको वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर लिया ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करना इजियर हो जाए। तो ये बेटा मेथड्स है जो आपको तरीके सीखने हैं, राइट। अब देखिए, ये देखने में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। यदि यहाँ पर sin x को कोई स्टूडेंट t मान ले, sin x को कोई t के इक्वल एज्यूम कर ले, तो देखने में कैसा लग रहा है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। 4 डिग्री और जस्ट उसकी हाफ डिग्री आ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा था, उस मेथड की मदद से हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x माइनस का साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट चल रहा है यहाँ पर -1। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे नॉर्मली, साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट चल रहा है -1 का हाफ इन कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा। -1/2 का फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो प्लस का 1/4 इसमें ऐड कर दो, माइनस का 1/4 सबट्रैक्ट कर दो। ये एक प्रकार से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था होल स्क्वायर में बदलने के लिए। ये मेथड हमने अप्लाई किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 2 डिग्री वेरिएबल था, उसके बाद में 1 डिग्री वेरिएबल, उसका आधा वेरिएबल आ रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर 4 डिग्री है, जस्ट उसका हाफ आ रहा है 2 डिग्री। तो ऐसे केसेस के अंदर हम उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डाटा क्या है हमारा, y इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से आपका 1/4 जैसे आप माइनस कर दोगे इट विल बी प्लस 3/4। तो फाइनली जो आपको इक्वेशन दे रखी थी y में, जो आपको फंक्शन दे रखा था, ये जो आपको फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, इस फंक्शन को हमने y मानकर साइन फंक्शन में आप देख सकते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में बना लिया। ये अलग अलग टर्म्स में चल रहा है फंक्शन, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग अलग दे रखे हैं, एक प्रॉब्लम ये है, और फिर टर्म्स भी अलग अलग है। लेकिन जब हमने थोड़ा पैटर्न रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हमने हेल्प ली, तो हमने देखा कितना इजियर पैटर्न बना लिया इक्वेशन का, काफी इजियर पैटर्न बन गया। अब आपको रेंज निकालनी है फंक्शन की, तो बेटा क्लियर है, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ क्लियरली कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा क्योंकि साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस है। यहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है कि ये जो फंक्शन बन रहा है किसी भी x की वैल्यू के लिए डिफाइंड ना हो, सभी x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशंस भी आपको नजर नहीं आ रही। तो आप खुद देखो इस y की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मिनिमम वैल्यू ये सोचो, इस y की मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, पहले ये सोचो, इस y की मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, क्योंकि ये दोनों तो प्लस में है, ये डाटा भी प्लस में चल रहा है, ये भी एडिशन में चल रहा है। इसका मतलब आंसर तो मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों को आप ऐड करोगे कुछ ना कुछ। तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए ऐसा हो सकता है कि y की मिनिमम वैल्यू तब आए जब ये स्क्वायर फंक्शन क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, तब y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये आपका स्क्वायर फंक्शन 0 हो जाए, और स्क्वायर फंक्शन 0 कब होगा, जब sin स्क्वायर x का आंसर क्या आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/2 में से 1 में, और sin स्क्वायर x का 1/2 आंसर आ भी सकता है। कब आ सकता है, जब sin x 1/√2, जब sin x क्या हो, 1/√2 हो। तो आपको देखा, आपने ये देखा यहाँ पर
कि y की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो तो कितनी आएगी 3/4 आएगी। क्लियर है? y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी 3/4 आएगी। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? मैंने बताया y की मिनिमम वैल्यू 3/4 तब आएगी जब ये आपका स्क्वायर फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया और डायरेक्टली तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। कब आएगी? रिजल्ट लिख रहा हूं when sin square x is equal to 1/2। ये एक तो कंडीशन आ गई तुम्हारे पास। तो y की सभी स्टूडेंट्स को मिनिमम वैल्यू पता लग गई है कि y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी जहां से मतलब इंटरवल आपका स्टार्ट होगा वो कितना होगा 3/4 होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा मैक्सिमम वैल्यू की। बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको छोटा सा रफ वर्क दिखा रहा हूं, वो उस रफ वर्क को समझने की कोशिश करना। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब 3/4 के अंदर ये आंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐड हो सके। इतना तो क्लियर है, इतना तो एक ये तो रफ नॉलेज है बच्चे की। y की मैक्सिमम वैल्यू आपकी तब आएगी जब इस 3/4 में ये पॉइंट जो भी टर्म लिखी हुई है ये टर्म भी क्या आएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। ये टर्म भी क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो हम sin स्क्वायर x का आंसर देख लेते हैं कहां से कहां तक जाता है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर मैं राइट साइड में कर रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन ताकि मैं फाइनली आपको आंसर देख सकूं। मैं आपको एक रफ वर्क इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, उस रफ वर्क को समझने की कोशिश करना। सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि sin स्क्वायर x जो होता है, सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि sin स्क्वायर x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। sin स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसमें क्या कर रखा है यहाँ पर -1/2 कर रखा है, -1/2। तो आप -1/2 कर दो। जैसे आप -1/2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस का 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? तो आप देखो सभी स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब ये आंसर भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो देख लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। अरे इस आंसर की मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। तो पता लग गया आप लोगों को कि y का मैक्सिमम आंसर तब आएगा जब ये आंसर मैक्सिमम होगा। तो इसका मैक्सिमम आंसर रफ से आपने देखा, इसका मैक्सिमम आंसर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2। क्लियर है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर चल रही है। तो यहां से बेटा लिख सकते हैं y की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 3/4, ये बन गया आपका 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो y की मिनिमम वैल्यू पता लग गई है, y की मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई है। तो फाइनली अब रेंज बता दो। फाइनली फंक्शन की जो रेंज निकल के आएगी वो मैं रेंज लिख रहा हूं। फाइनली फंक्शन की रेंज निकल के आएगी आपकी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 से 1, 1/2 से 1। और ये दोनों जो आएगी बेटा क्लोज इंटरवल में आएगी, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो फाइनली फंक्शन की रेंज क्या आई है 1/2 से 1, 1/2 से लेकर 1 तक आपकी 1/2 से नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4। तो 3/4 से लेकर 1 तक, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना है यहाँ पर, 3/4 से लेकर 1 तक आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/4। तो आंसर आएगा 3/4 से लेकर 1 तक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये आपका फाइनली फंक्शन का आंसर हो गया। फाइनली फंक्शन की जो रेंज निकल के आएगी वो फाइनली फंक्शन की रेंज निकल के आएगी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3/4, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1। तो आपका इंटरवल आ गया रेंज का 3/4 से लेकर 1 तक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। क्लियर है इतना? चलिए नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डाटा मैं रिमूव कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। फाइनली फंक्शन की रेंज आपने देखा था, रेंज का आंसर आया था 3/4 से लेकर 1 तक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 mod sin x माइनस का 4 mod cos x। क्लियर है? फंक्शन ऑफ x दे रखा है 3 mod sin x माइनस का 4 mod cos x। ये आपको फंक्शन की मैंने
वही दो चीज आपको फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन के लिए तो कोई बाउंडेशन है नहीं, क्लियरली दिख रही होगी स्टूडेंट को। sin x फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। cos x फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर स्क्वायर रूट का साइन आ नहीं रहा है भाई, स्क्वायर रूट के साइन आता तब तो कोई बाउंडेशंस लगती कि स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर रूट भी नहीं है, फंक्शन टोटली फ्री है, यहां पर फंक्शन टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डोमेन के लिए, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डोमेन का टॉपिक function of x is defined, function of x is defined for all x belongs to real number। आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन फॉर ऑल x belongs to real number के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो क्लियरली यहां से डोमेन ऑफ फंक्शन जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ऑल रियल नंबर। कोई बाउंडेशन नहीं है फंक्शन पे, x की सभी रियल नंबर के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड है। x की वैल्यू चाहे आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी एंगल पुट कर लो, आपका करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फंक्शन का आंसर आएगा 100%। क्लियर? आगे चलते रेंज पे। सेकंड टॉपिक अपना इसके अंदर रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट। रेंज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, रेंज पे आपको समझना जरूरी है कंसेप्ट को कि रेंज कैसे निकालें। तो देखिए क्वेश्चन को, फंक्शन ऑफ x को हम y के अकॉर्डिंग एज्यूम करना चाहिए, कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 3 mod sin x माइनस का 4 mod cos x। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं लगेगा। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, आप जानते हैं ये चीज आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जिन बच्चों ने पढ़ी भी है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ी है अभी तक ये चीज कंडीशन तो मैं उसको उनको ये बता देता हूं। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो बेटा वो एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती है, उसका ग्राफ कर्व बने चाहे स्ट्रेट लाइन में चले। मॉडुलस फंक्शन जो भी बनता है, मतलब ग्राफ हम जो प्लॉटिंग करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, उसका ग्राफ कंटीन्यूअस होता है, कोई बाउंडेशंस नहीं होती उस केस में। तो y का जो ग्राफ है आएगा वो वेल कंटीन्यूअस आएगा, उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होगी। क्लियर है? तो y की जो रेंज निकालने का तरीका है, यहां पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ कंटीन्यूअस है, यदि हमें मिनिमम वैल्यू पता लग जाए, तो ग्राफ कंटीन्यूअस होता है पूरी डोमेन के लिए, फॉर ऑल डोमेन के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। यदि आपका ग्राफ कंटीन्यूअस है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, यदि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो और फंक्शन की यदि मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो तो आपको इंटरवल पता लग जाता है कि हाँ मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक यहां तक आपका रेंज का इंटरवल आएगा। ऐसा लेकिन तभी होता है जब ग्राफ कंटीन्यूअस होता है। यदि ग्राफ में कोई बाउंडेशंस आ रही है, आपका ग्राफ बीच में ब्रेक कर रहा है, उस केस में हमें अलग अलग इंटरवल्स पे लिमिटिंग वैल्यूज भी चेक करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो क्योंकि आपका ये ग्राफ बेटा कंटीन्यूअस बनेगा, कुछ ना कुछ कंटीन्यूअस ग्राफ आएगा, तो आपको क्या करना है, आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। तो देखो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, सबसे पहला देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी भाई? मिनिमम वैल्यू तब आएगी मिनिमम जब ये आंसर, तो ये वाला क्या हुआ आंसर आपका मैक्सिमम। भाई इस फंक्शन में से आपको ये फंक्शन को माइनस करना है, इस फंक्शन में से इस फंक्शन को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना ही तो आंसर ज्यादा नेगेटिव आएगा, मोर नेगेटिव आएगा। तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए सेकंड टर्म को तो क्या होना पड़ेगा बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम होना पड़ेगा, ताकि इसमें से ये ज्यादा से ज्यादा माइनस किया जा सके। इस टर्म में से, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को ज्यादा से ज्यादा माइनस किया जा सके। तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए, मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इस टर्म का तो आंसर आना चाहिए मैक्सिमम और इस टर्म का आना चाहिए आंसर मिनिमम। मिनिमम वैल्यू लाने के लिए फंक्शन की सेकंड टर्म को बनना पड़ेगा मैक्सिमम। क्या बनना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया जा रहा है, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को सबट्रैक्ट किया जा रहा है यहां पर। तो फर्स्ट टर्म में से जब हम सेकंड टर्म को यहां पर सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट क्या होगा, सबट्रैक्शन में आएगा। 3 mod sin x में से इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू आप माइनस करोगे तो आपका आंसर मिनिमम से मिनिमम निकल के आएगा। तो आप देखिए, अब आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी है, आप देख सकते हैं सभी बच्चे, mod sin x की मिनिमम वैल्यू क्या आती है, mod sin x की मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 0। mod sin x की मिनिमम वैल्यू होती है 0, क्योंकि mod sin x बिलोंग करता है 0 से 1 क्लोज इंटरवल में। तो आप देख सकते हैं, और mod cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी,
मोड cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी +1। मोड cos x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी +1। तो आप ये कंडीशन सेम एंगल पे सेटिस्फाई भी हो रही है। आप देख सकते हैं x 0 पे देख लो, x 0 पे देख लो, ये जो कंडीशन मैंने बताई सेटिस्फाई भी हो रही है। x 0 पे मोड sin x का आंसर क्या आ जाएगा 0, x 0 पे मोड cos x का आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री पे मोड cos x का आंसर आ जाएगा +1। तो सेम एंगल पे जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है वो सेटिस्फाइड भी हो रही है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा मिनिमम का 3 × 0 माइनस का 4 × 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म को मैंने कहा मिनिमम लेके आना है, तो मिनिमम के लिए मोड साइन की मैंने मिनिमम वैल्यू काम में ली। सेकंड टर्म को मैक्सिमम लेके आना है, क्यों मैक्सिमम लेके आना है ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टर्म में से टर्म माइनस हो सके। मैक्सिमम टर्म माइनस होगी तो आंसर कितना आएगा मोर एंड मोर नेगेटिव बनता जाएगा। मोड cos x की वैल्यू +1 तो +1 पे -4, तो यानी फंक्शन का मिनिमम आंसर मिल चुका है आपको -4। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। y का आंसर निकालना है आपको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसी केस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब फंक्शन की बेटा जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या चाहोगे, किसी फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को जब माइनस किया जा रहा है तो जो दूसरा फंक्शन हो वो कम से कम माइनस हो। अरे फर्स्ट टर्म में से जो सेकंड टर्म माइनस हो रही है तो आप क्या चाहोगे, यही सोचेंगे कि जो सेकंड टर्म माइनस हो रही है वो कम से कम माइनस हो। जब वो कम से कम माइनस होगी तो ये वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी मैक्सिमम होती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपकी जो सेकंड टर्म होनी चाहिए, सेकंड टर्म वो तो होनी चाहिए मिनिमम और फर्स्ट टर्म होनी चाहिए मैक्सिमम। केस रिवर्स हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा केस रिवर्स हो जाएगा। तो जब आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सेकंड टर्म हम क्या चाहेंगे मिनिमम से मिनिमम हो। क्यों चाहेंगे, जब ये बेटा सेकंड टर्म आपकी मिनिमम से मिनिमम होगी तो क्या होगा फर्स्ट टर्म में से कम आंसर माइनस होगा। अरे फर्स्ट टर्म का जो मैक्सिमम आंसर आएगा उसमें से कम आंसर माइनस होगा, कम से कम लेस आंसर सब्ट्रैक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है पूरा आंसर क्या बन जाएगा फिर मैक्सिमम बन जाएगा। तो आप बता सकते हैं क्लियरली मोड sin x का मैक्सिमम आंसर क्या आएगा +1। मोड sin x का मैक्सिमम आंसर क्या आएगा +1। तो इस पूरी टर्म का मैक्सिमम आंसर कितना हो गया 3 × 1 माइनस मोड cos x का मिनिमम आंसर क्या आएगा 0 किस पे आएगा π/2 पे। जब आप x π/2 पे देखोगे तो sin x का आंसर +1 और cos π/2 की वैल्यू 0। तो मोड cos x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे इट विल बिकम 4 × 0। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से आपको ये कैलकुलेशन का पता लगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो तो आएगी +3 और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी -4। तो फंक्शन की फाइनली रेंज क्या आएगी, फंक्शन की रेंज निकल के आएगी -4 से 3 क्लोज इंटरवल। और डोमेन क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये फंक्शन की फाइनली आपके पास रेंज आएगी, ये फंक्शन की फाइनली आपके पास रेंज आएगी। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई फंक्शन क्या होता है बेटा कंटीन्यूअस होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यदि आपका फंक्शन कंटीन्यूअस चल रहा है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो रेंज का इंटरवल आएगा वो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू के बीच में क्या हो सकता है फिर बाउंड हो सकता है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. Two questions already we have discussed about the domain and range of functions. Now we are going to discuss the question number 3rd. Let us see the question number 3rd. Function of x is equal to x upon में x 1 plus x square. This is your rational function. This is your rational function. तो given है में function of x is equal to x upon में 1 plus x square. This is your rational function, right? What we have to do? We have to find out the domain and range of the given question. So we are starting. First of all, we are focusing on the domain. Clearly, you can see here the given function is defined for all x belongs to real number. There is no boundation on the function, right? आपका जो given function है x belongs to real number के लिए डिफाइंड है। x के आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है कंप्लीटली क्या रहेगा डिफाइंड रहेगा। There is no boundation over the function, right? तो फंक्शन की डोमेन आ गई है क्लियरली यहाँ पर रियल नंबर। फंक्शन ऑफ x डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन तो यहाँ पे बेटा डायरेक्टली निकल गई है। डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर
वो किसी भी x belongs to रियल नंबर के लिए that will be not equal to 0, तो directly we can say domain of the function is real number. Now come to the topic range. How to calculate the range of rational function? Rational functions की हम range कैसे निकालेंगे? तो rational functions की range निकालने के लिए काफी एक फिक्स मेथड तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स मेथड है. कभी भी आपको रैशनल फंक्शन गिवन है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस फिक्स्ड मेथड व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट मेथड, तो सबसे पहले हम रेंज निकालने का मेथड ले रहे हैं. मेथड नंबर फर्स्ट, टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ फंक्शन फॉर रैशनल फंक्शंस. व्हाट इज द रैशनल फंक्शन? रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस. तो रेंज निकालने के लिए हम यहां पर जो कांसेप्ट काम में ले रहे हैं वो कांसेप्ट काम में ले रहे हैं मेथड फर्स्ट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो फंक्शन को हम y के ऊपर एज्यूम कर लेंगे. लेट y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर. रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए जो आपको मेथड फर्स्ट बता रहा हूं ये आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. इसी क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड मेथड और थर्ड मेथड भी बताऊंगा. यानी मैंने कल भी कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 4th में, कि रेंज निकालने के लिए काफी अलग-अलग क्वेश्चंस में अलग-अलग मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में देयर इज अ यूनिक फिक्स्ड मेथड ओनली, राइट? चलिए इस मेथड को समझते हैं. तो मेथड फर्स्ट हमारा कह रहा है कि जो फंक्शन आपको गिवन है, गिवन फंक्शन को आप y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास इक्वेशन आ रही है y(x² + y minus x इक्वल टू 0. इक्वेशन आ रही है आपकी y(x² minus x + y इक्वल टू 0. सभी को क्लियरली दिख रही है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई है x के अंदर. अब क्योंकि डोमेन पे यदि फोकस करें हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की यदि हम बात करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम यदि रूट्स की बात करें, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्योंकि जो फंक्शन की डोमेन आएगी वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी पॉसिबल रूट्स आएंगे, x के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, इसके जो भी हमारे पास पॉसिबल रूट्स आएंगे वो भी रियल नंबर आएंगे. जब वो भी रियल नंबर आएंगे तो यहां से एक बात श्योर है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं. और जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स को रियल लेके चलते हैं, उस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से कंडीशन आ रही है हमारे पास, सिंस x belongs to real number, it implies d should be greater than equal to 0. discriminant d should be greater than equal to 0. तो यहां से कंडीशन आ गई. एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करके चल रहे हैं, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करके हम चलते हैं तो उस केस में कंडीशन लेके चलते हैं कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है, जिसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, वो लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशन हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज्यूम करके चलते हैं. तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं यहां पर कंडीशन कि y should be not equal to 0. ऐसा हो सकता है कि आगे चल के यदि y इक्वल टू 0 है और x की y इक्वल टू 0 होने पे करस्पॉन्डिंग x बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर आ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम लास्ट में इसको भी क्या कर देंगे बेटा? रिजेक्ट कर देंगे. तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है x में, कोई इशू नहीं है. तो यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. कंडीशन आ रही है हमारे पास b² का स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस का 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमारे पास फाइनली एक इनइक्वालिटी आ गई है जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. टेक आउट द माइनस साइन फ्रॉम द इनइक्वालिटी. माइनस 4y² minus 1 is less than equal to 0, greater than equal to 0. When we will send this minus sign to the right side, then the sign of the inequality will get reversed. तो हमारे पास फाइनली इनइक्वालिटी आ रही है 4y² minus 1 is less than equal to 0. आपने देखा जैसे माइनस साइन को मैंने साइड में ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया. फाइनली फैक्टराइज इट.
2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर जैसे करेंगे कंडीशन आ रही है 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। कम टू द राइट साइड नाउ। तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी बनी, इनइक्वालिटी को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने में हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 2y माइनस 1 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हम इसका साइन स्कीम मेथड प्लॉट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। तो इसका जब हम साइन स्कीम मेथड प्लॉट कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड की हेल्प से, तो इसका जो साइन स्कीम मेथड होगा साइन स्कीम, इसका जो साइन स्कीम बनेगा, साइन स्कीम का मतलब नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स को इनको प्लॉट करके इस इनइक्वालिटी की साइंस प्लॉट करेंगे इंटरवल्स में डिवाइड करके। तो हमारी जो नंबर लाइन बन रही है कि जब हम 2y माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करें तो करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1/2। जब 2y प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है माइनस 1/2। तो पॉइंट आ गया माइनस 1/2 प्लस 1/2, दिस इज द प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब यदि हम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करें बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड, यदि कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड का, फैक्टर्स को ऑब्जर्व करें तो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का मतलब दोनों फैक्टर्स की पावर ऑड पावर है। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, राइट साइड से जो साइन चलेंगे वो साइन अल्टरनेट चलेंगे। तो ये साइन आगे हमारे पास प्लस माइनस प्लस। आपने देखा साइन स्कीम मेथड से हमारी नंबर लाइन टोटल 3 अलग-अलग इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है। एंड करस्पॉन्डिंग इंटरवल हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, द इंटरवल व्हिच वी हैव टू सेलेक्ट इज वेयर योर इनइक्वालिटी गिव्स लेस देन इक्वल टू 0। हमें y की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सिलेक्ट करनी है जहां पर आपका इनइक्वालिटी जो है लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव इंटरवल सेलेक्ट करना है। मतलब ऐसा y के वो इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसमें करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी की जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 आएंगे। तो साइन स्कीम मेथड से हमारा जो इंटरवल मिल रहा है आप देख सकते हैं माइनस साइन इसमें आ रहा है। तो फाइनली फंक्शन की जो रेंज आएगी वो रेंज निकल के आएगी y will belongs to -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल, ये फंक्शन की रेंज आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पे हमें फोकस करना है जो मैंने आपको कहा था यहाँ। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास जो जिसपे हमें फोकस करना है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास कि यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, जो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने बाउंड तो यहां पर कर दिया, तो इस हिसाब से आंसर में से हमें y को 0, y शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से 0 को हमें आंसर में से हटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी गई थी, y को आंसर में से 0, y नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मींस y जो फंक्शन की रेंज आ रही है उसमें से आपको 0 को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि y को 0 पुट करने पर यदि आपका करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज निकल के आ जाए, x की कोई प्री इमेज निकल के आ जाए जिससे y का आंसर 0 आ रहा हो, तो उस आंसर को हम क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट, जब हम y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 भी पॉसिबल आंसर आ सकता है फंक्शन का। तो इसलिए ये जो फाइनल फंक्शन की जो आपकी रेंज निकल के आई है, इसमें 0 को भी हम क्या करेंगे, अब इंक्लूड करेंगे। सिर्फ एक बार हमने यहाँ पर बाउंडेशन दिए, कि ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो सके, डिफाइंड हो सके। इसलिए हमने एक बार बाउंडेशन दिए ताकि आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सके, डिफाइंड हो सके, इसलिए। लेकिन लास्ट में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि y कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमें ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई कि y को 0 पुट करने पर करस्पॉन्डिंग कोई x की उसकी प्री इमेज निकल के आ जाती है, तो उस केस में हम उस आंसर को भी क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में यही हुआ है, y 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें डिफाइन रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन रखने के लिए हमने एक बार केस को एक्सेप्ट किया, दैट इज ओके। लेकिन हमने यहाँ पर फाइनली देखा कि y को 0 पुट करने पर x का आपका करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हमने देखा y इक्वल टू 0 पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 हमें मिल रही है।
इसका मतलब y इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो फाइनली फंक्शन की जो एक्सेप्टेड रेंज आएगी वो रेंज आएगी -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड मेथड, राइट साइड में बोर्ड पे ही सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। इसी क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मेथड समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की लिटिल बिट नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, तो सेकंड मेथड में डोमेन तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई है, डोमेन के लिए सेकंड मेथड नहीं है। सेकंड मेथड जो है वो सिर्फ आपको बताया जा रहा है रेंज के लिए, रेंज के लिए। तो सेकंड मेथड से रेंज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x की जगह यहां पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, tan थीटा। तो सेकंड मेथड में आपका क्वेश्चन चल रहा है y x अपॉन में 1 + x²। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ले रहे हैं। सेकंड मेथड से रेंज निकालने के लिए हम लिटिल बिट सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ले रहे हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो लेट x tan थीटा, x tan थीटा। तो मैंने यहां पर इक्वेशन में tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए इक्वेशन क्या आ गई, y tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। अब तुम्हें स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा लग रहा होगा, हाँ सर ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन अभी पूरा फॉर्मूला नहीं बना। इसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ब्रैकेट में जो आपने कंडीशन लिखी है ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा = 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मेट आ गया हाफ इनटू sin 2 थीटा। जो फाइनली फॉर्मेट बन गया y का वो आ गया हाफ इनटू sin 2 थीटा। क्लियर है? अब एक चीज को समझना, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब आपका फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो इस फंक्शन की रेंज निकालो बेटा, चाहे इस फंक्शन की रेंज निकालो, बात तो वही है। खाली लिखने का एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। मैंने क्वेश्चन को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द मेन थिंग हियर, राइट? अब यहां पर फोकस करो एक चीज, जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, डोमेन देखो क्वेश्चन की क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब आपका x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? यदि आपने थोड़ा बहुत ITF पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो tan इधर चला जाएगा, इट विल बिकम थीटा = tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो जब आपका x रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी -π/2 से π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो हम यहां पर लिख सकते हैं when x belongs to real number, when x belongs to real number, it implies theta belongs to -π/2 से π/2 close interval, open interval, open interval. This is the principal value branch of tan inverse x function, right? Okay. अब यहां पर sin का जो करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, आर्गुमेंट जो आ रहा है वो 2 थीटा आ रहा है। तो यहां पर जब थीटा हमारा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल आ रहा है by the help of concept of principal value branch of tan inverse x function, तो आपने देखा कि 2 थीटा कहां से कहां जा रहा है, -π से π ओपन इंटरवल में जा रहा है। तो बेटा यहां पर एक कंसेप्ट देखो ध्यान से, 2 थीटा जो है वो sin का आर्गुमेंट का काम कर रहा है। 2 थीटा किसका काम कर रहा है, sin का आर्गुमेंट का काम कर रहा है। तो 2 थीटा एंगल के बारे में अपन को पता लग गया कि 2 थीटा जो है -π से π में जा रहा है। तो बेटा -π से π के अंदर जब आप sin की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करोगे तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कितनी आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। जब आप sin 2 थीटा का ग्राफ प्लॉट करके रफ में चेक करोगे स्केचिंग करके तो आप क्लियरली देख सकोगे जब एंगल बेटा आपका, ये देखो आप इस एंगल पे फोकस करो, जब आपका एंगल 2 थीटा -π से π में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि sin को जब हम डिफाइन करेंगे तो इन सारे एंगल्स को डिफाइन करोगे ना भाई, आपका 2 थीटा एंगल -π से π में जा रहा है, तो जब sin को डिफाइन करोगे 2 थीटा के ऊपर तो इन सारे एंगल्स के ऊपर डिफाइन करोगे। तो बेटा इस केस के अंदर जब 2 थीटा -π से π में जाएगा तो उस केस के अंदर sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर -1, यानी sin 2 थीटा जो फंक्शन है वो -1 से लेकर 1 तक अपनी सारी वैल्यूज को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? अब आपको y फंक्शन बनाने के लिए sin 2 थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, हाफ से। तो हाफ से आप ऑल द 3 साइड्स क्या कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो कंडीशन आ गई हाफ sin 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू हाफ बट ग्रेटर देन इक्वल टू -हाफ।
खत्म कर रहा हूं, सी पे फोकस करना। हाफ साइन टू थीटा क्या बन गया आपका y, हाफ साइन टू थीटा क्या बन गया आपका y, y का मतलब फंक्शन बन चुका है। तो फाइनली हम कह सकते हैं y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन इक्वल टू 1/2। दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन rf, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन rf। क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास फंक्शन की रेंज आ गई है इस मेथड से भी, सेकंड मेथड से भी, y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। सेम केस, there is a given equation biquadratic polynomial function of x equal to x की पावर 4 minus 2x square plus 5। this is our biquadratic polynomial of 4 degree है, इस 4 degree। we have to find out the domain and range of the required equation। तो डोमेन के लिए हम बात करें बेटा, तो डोमेन इज डायरेक्टली डिफाइंड। the given polynomial is the given biquadratic polynomial is defined for all x belongs to real number। this is your x, right? तो domain function of x is here defined for all x belongs to real number, there is no boundation। you are exactly right here, right? so function of x is defined, function of x is defined for all x belongs to real number, function of x is defined for all x belongs to real number, there is no boundation here, right? so it means domain of function is equal to all real number, domain of function is equal to all real number, it means your given function here is defined for all x belongs to real number। let's discuss about the range, second topic। let us discuss about the range of the function, what is the range of this required function। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले सेम फैक्ट, जो गिवन फंक्शन है हम उसको y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो y is equal to x की पावर 4 minus 2x square plus 5, राइट? दिस इज योर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी y is equal to x की पावर 4 minus 2x square, x square का जो कोफिशिएंट है उसका हम हाफिंग करेंगे, it will be 1 minus 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो +1 minus 1 plus 5। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन आ रही है आपके पास y is equal to x square minus 1 का होल स्क्वायर plus 4। क्लियर है इतनी बात? जो गिवन बाइक्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, उसका हाफिंग किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया। तो हाफिंग करने पे आंसर आ रहा था 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो +1 -1, ये आपके पास फार्मूला कन्वर्ट हो गया। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से हमने बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की यहां पर कोशिश की है, जो कि फाइनली बन गई आपकी इक्वेशन। तो y का आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है, y का आंसर सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली दिख रहा है कि y कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता। ये कंडीशन तो ये होगी फिक्स, y कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, राइट? अब बात करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, देयर इज नो बाउंडेशन आल्सो। सो y का जो रेंज निकल के आएगी फाइनली, y की जो फाइनली रेंज निकल के आएगी वो आएगी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। तो फाइनली y की यहाँ पे बेटा जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मिनिमम वैल्यू कब कितनी आ रही है, 4। कैसे? y की मिनिमम वैल्यू तभी आएगी तभी ये फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये फंक्शन आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फाइनली y की मिनिमम वैल्यू कितनी बचेगी, 4 बचेगी। अब की कब ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब x की जगह आप क्या ले लो, या तो +1 पुट कर दो या फिर -1 पुट कर दो, दोनों केस में एट x +-1 दो पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है। x की वैल्यू +1 पुट करोगे तब भी ये 0 बन रहा है, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तब भी फंक्शन आपका 0 बन रहा है, राइट? तो फाइनली y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी 4। अब हमें कैलकुलेट करनी है y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, y मैक्सिमम सीधा कह सकते हैं इट विल टेंड्स टू इंफिनिटी व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू -इंफिनिटी। जब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाओगे, जब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाओगे तो फाइनली आपकी जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू भी क्या आएगी, फाइनली इंफिनिटी में आपका ग्राफ रीच करेगा।
जब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी जाओगे तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन से y भी आपका इंफिनिटी की तरफ क्या करेगा, ग्राफ रीच करेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं फंक्शन की जो रेंज निकल के आएगी RF, वो रेंज आएगी 4 से लेकर इंफिनिटी तक। 4 आएगा क्लोज में, इंफिनिटी आएगा बेटा ओपन में। Okay students, now let us come to the next question. Question number 4. Function of x is equal to x square minus 2x plus 4 divided by x square plus 2x plus 4. This is our next question. This is our rational function. Rational function means it is the ratio of two polynomial function. And we can clearly see here, this function is the ratio of two quadratic polynomial. This function is the ratio of two quadratic polynomial. तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो हम क्लियरली देखें बेटा, डिनोमिनेटर वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें d। डिनोमिनेटर के अंदर, इस डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसका यदि हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें d, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 12 व्हिच इज लेस देन 0। तो यहां से एक बात क्लियरली हो गई है कि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है 1, तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन का रफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, रफ स्केचिंग बता रहा हूं। तो आपका जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन दे रखी है वो किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कभी भी 0 आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, रूट्स रियल ही नहीं आ रहे। तो किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब जो ये हमें रैशनल फंक्शन दे रखा है इट इज डिफाइंड हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फाइनली फंक्शन की यहां से डोमेन आ गई, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r। फंक्शन की डोमेन आ गई, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। आपका गिवन फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ओके, now let us start range. Let us focus on the range now. To calculate the range of the rational function, let us assume the given function equal to y. तो यहाँ पर कंडीशन आ गई y is equal to x square minus 2x plus 4 divided by x square plus 2x plus 4। रैशनल फंक्शन के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी पीछे भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। रैशनल फंक्शंस की ज्यादातर डोमेन कैलकुलेट करने के लिए शायद सेकंड क्वेश्चन करवाया था या प्रीवियस लेक्चर में भी देखेंगे। तो रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुका हूं। तो रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे x के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे x के अंदर। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन आ रही है हमारे पास x स्क्वायर y प्लस का 2xy प्लस का 4y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। फाइनली हम लाइक टर्म्स को एक जगह सेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास कंडीशन आ गई x स्क्वायर y माइनस 1, x स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 2x आपका कॉमन आ जाएगा, अगेन y प्लस 1, इट विल बिकम हियर y प्लस 1 प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली लाइक टर्म्स को सेट करने के बाद जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन है आपके पास ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर हमने फॉर्मेशन की है। यहाँ पर y माइनस 1 y प्लस 1 y माइनस 1 ये जो चल रहा है इसको आप यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे लाइक अ कांस्टेंट। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ax स्क्वायर प्लस का b ऑफ x प्लस का c इक्वल टू 0। आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x के अंदर फॉर्मेशन हो गई है, इस फंक्शन की डोमेन देखें तो डोमेन आ रही है रियल नंबर। जब डोमेन रियल नंबर आ रही है इसका मतलब एक बात फाइनली डिसाइड होगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के अंदर जो बन रही है इसके जो करस्पॉन्डिंग रूट्स निकल के आएंगे वो भी रियल होंगे।
कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स भी रियल होंगे, क्योंकि जब डोमेन आपकी रियल नंबर आ रही है इसका मतलब जो x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, रियल होंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे कंडीशन है इट इंप्लाइज, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर दोबारा कंसीडर करके चलेंगे जो मैंने आपको बताया था। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करके चल रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक कंडीशन बताई गई थी कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कभी भी हम 0 के इक्वल नहीं लेके चलते। तो यहां पर मैं बाउंड करके चल रहा हूं y-1 शुड बी नॉट इक्वल टू 0, y-1 शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैं बाउंड करके चल रहा हूं। तो यहां से कंडीशन आ गई y शुड बी नॉट इक्वल टू 1, y शुड बी नॉट इक्वल टू 1। आगे चल के देखेंगे फाइनली इसको लास्ट में कि रेंज में इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो जब x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में तो फाइनली इसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो सिंपली हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन आ गई, डिस्क्रिमिनेंट d को पुट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंडीशन आ गई 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac दैट इज 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई आपके पास। जब हमने d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कंडीशन आ गई b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 4 को आउट फेंक दीजिए, 4 का यहां पर कोई रोल नहीं है तो 4 को कॉमन निकाल के हम 0 के नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास y-1 का होल स्क्वायर माइनस का 4y-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को हमने इनइक्वालिटी में कॉमन निकाल के 0 के नीचे क्या कर दिया, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां से देखो कंडीशन क्या आ गई, अब y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का ये कंप्लीट होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो आपके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स देखो क्या क्या आ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर आएगा y प्लस 1 प्लस ट्वाइस y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। सेकंड फैक्टर आएगा सेम टाइम पे आपका y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई आपके पास फाइनली। तो ये कंडीशन आने के बाद फाइनली आपके पास ये कंडीशन आ गई है। तो फाइनली बेटा हम इक्वेशन को इनइक्वालिटी जो भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी बन गई है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर नीचे स्पेस हमारे पास कम है तो फाइनली हम इसको लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। इनइक्वालिटी है नीचे की मैंने y प्लस 1 प्लस इस 2y माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडीशन आ गई है 2y माइनस 2। यहां पर इनइक्वालिटी आ रही है ब्रैकेट में y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2y प्लस 2। ठीक है बेटा। अब फाइनली हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर डाटा आ रहा है हमारा 3y माइनस 1, यहां पर इनइक्वालिटी का डाटा आ रहा है माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वही सिंपल रूल इनइक्वालिटी का आप सभी को पता है, डायरेक्टली जो वेरिएबल लेके चलते हैं इनइक्वालिटी में उसका कोएफिशिएंट हम नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमें माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो माइनस साइन को जैसे ही हम कॉमन निकाल रहे हैं तो कंडीशन आ रही है 3y माइनस 1 y माइनस 3 इज माइनस साइन कॉमन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी के बाहर जो माइनस साइन आ रहा है उसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कंडीशन आ गई 3y माइनस 1 3y माइनस 1 y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। यदि आपको साइन स्कीम मेथड प्लॉट करना है तो फाइनली इसका साइन स्कीम मेथड क्या अकॉर्डिंग जो नंबर लाइन प्लॉट होगी वो नंबर लाइन आ रही है आपकी। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 1/3, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 3, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। नंबर लाइन के ऊपर फाइनली जो साइंस प्लॉट होंगे साइन स्कीम मेथड के अकॉर्डिंग बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड वी कैन सी हियर sin r प्लस माइनस प्लस, राइट? द साइंस आर प्लस माइनस प्लस। Finally, which interval we have to select? The interval which we have to select is we have to select that interval in which inequality is giving negative answers less than equal to 0.
तो फाइनली यहां से हमारे पास साइन स्कीम मेथड के अकॉर्डिंग ये होता है अपना साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड जो हम नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं तो रिमेंबर रखना इसको कहा जाता है साइन स्कीम मेथड। और साइंस की जो प्लॉटिंग की जाती है वो प्लॉटिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड, राइट। तो फाइनली इससे हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है y बिलोंग्स टू 1/3 से 3 क्लोज इंटरवल इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। अब एक पॉसिबिलिटी बच गई जो हमें ये देखना है कि इसको रिमूव करें या एक्सेप्टेड है। देखिए वो पॉसिबिलिटी क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए मैंने एक फाउंडेशन लगाई थी यहां पर कि a जो x² का जो कोफिशिएंट है a दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने फाउंडेशन ली थी y - 1 शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर एक फाउंडेशन आ रही है कि y कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यहां से फाउंडेशन आ रही है। लेकिन मैंने कहा था ऐसा हर बार नहीं होता है। फाउंडेशंस जो है कई केसेस ऐसे हैं आपके पास में, कई क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिए हैं और अभी भी इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होने जा रहा है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फाउंडेशंस एक्सेप्टेड भी हो जाती है बाद में। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी यहां से रिजल्ट निकल के आया y इज नॉट इक्वल टू 1। अब आप खुद सोचो y 1 के इक्वल कब आ सकता है? यदि y इक्वल टू 1 होने पे उसकी कोई पर्टिकुलर प्री इमेज हमें मिल रही है, x की कोई प्री इमेज मिल रही है हमें पर्टिकुलर, तो उस केस में y इक्वल टू 1 एक्सेप्टेड होगा। तो हम देख लेते हैं बेटा यहां से, देखिए यहां से इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके चेक करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां से यदि आप y की जगह, ये फंक्शन है आपका, y की जगह 1 पुट करते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आप y की जगह यहां पर 1 पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी आपकी x² + 2x + 4 = x² - 2x + 4। ये बेटा एक रफ चेकिंग की जाती है, सिर्फ लास्ट में रफ चेकिंग की जाती है कि y को एक्सेप्ट करना, 1 एक्सेप्ट करना है नहीं करना। उसके लिए यदि y = 1 पुट करने में आपको कोई कॉरेस्पॉन्डिंग x की प्री इमेज मिल जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना। तो यहां से आप देख सकते हो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा रिजल्ट 4x = 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग x का एक वैलिड आंसर आ गया बेटा, एक वैलिड आंसर आ गया हमारा। y = 1 को एक्सेप्ट करने पर उसकी करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल गई x = 0। अब आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जब आप x को 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो आंसर आ रहा है 4/4 और 4/4 क्या आ गया 1। इसका मतलब x = 0 पे y = 1 आंसर एक्सेप्टेड है। तो जो हमारे फंक्शन में रेंज निकल के आई है, ये जो बाउंडेशन यहां पर लगाई गई थी इसे यहां पर हम रिमूव कर देंगे। अब ये जो बाउंडेशन यहां पर लगाई गई थी, अब फाइनली यहां पर आके हम इसको क्या कर देंगे? रेंज में रिमूव कर देंगे। तो फाइनली आंसर आपका निकला कि y = 1 भी इस रेंज के अंदर इंक्लूडेड है और वो आंसर आपका एक्सेप्टेड है। तो जितने भी आपके रैशनल फंक्शंस होते हैं, रैशनल टाइप के फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके काफी बड़ा एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस वगैरह में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कांसेप्ट को सीखना है। जब भी आपको रैशनल फंक्शन दे रखा है y मानकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज ओनली। फंक्शन हैज बीन गिवन इन द एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर रूट फंक्शन। जो मेन फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर रूट फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ x = √2 में 2 - x प्लस √ में 1 + x। √ में क्वेश्चन गिवन है 1 + x, राइट। चलिए डोमेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ये फर्स्ट फंक्शन भी आपका डिफाइंड होना चाहिए, सेकंड फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए, दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए सेम टाइम पे। तो मान लो बेटा इस फंक्शन को नाम दे देते हैं f1x और इस सेकंड फंक्शन को नाम दे देते हैं f2x फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का रूल डायरेक्टली है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन ये कहता है कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि यदि दो फंक्शन आपके एडिशन में चल रहे हो, सब्ट्रैक्शन में चल रहे हो, तो कंडीशन है दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। उनकी पहले डोमेन निकालेंगे और फाइनली फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उनकी डोमेन, जो डोमेन उनकी निकल के आएगी D1 और D2, उनका हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं f1x फंक्शन कब डिफाइंड है। f1x इज डिफाइंड व्हेन f1x सबसे पहला फंक्शन कब डिफाइंड होगा आपका? फर्स्ट फंक्शन जो कि एक स्क्वायर का फंक्शन है वो डिफाइंड होगा व्हेन 2 - x > 0।
स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास कंडीशन आ रही है इट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 2। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है सभी को? फर्स्ट कंडीशन ओके। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कब डिफाइंड होगा आपका? सेकंड फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखते हैं कंडीशन f2x इज डिफाइंड ओनली व्हेन 1 plus x is greater than equal to 0। तो यहां से कंडीशन आ गई x is greater than equal to -1। x is greater than equal to -1। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। तो फाइनली अब हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो फंक्शन की डोमेन ये है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन रूल से पहले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन आ रही है x is less than equal to 2। मतलब x का इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है? -∞ से लेके 2 तक। और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ से समझ सकते हो, इसको ज्यादा हार्ड नहीं है। आपका फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है आपका यहां पर 2 और ये पॉइंट आ रहा है -∞। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। तो फर्स्ट केस में आपके 2 के ऊपर मान लो आपने बॉर्डर खींच ली, ये 2 पॉइंट है बेटा, 2 के ऊपर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। आपको जब भी कॉमन सॉल्यूशंस निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस बात का ध्यान रखना, आप इस तरह से डायग्राम से हेल्प ले सकते हो। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हमने 2 के ऊपर एक वर्टिकल बॉर्डर खींच दी है। तो x लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? ये एरिया आएगा। ये देखिए ये लाइन इंडिकेट कर रही है, बोलोगे सर बिल्कुल सही है ये तरीका आपका। x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 के ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, ये एरिया कवर होगा -∞ तक। इसके आंसर -∞ से 2 तक आएंगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है बेटा कॉमन निकालने का। जब 3-4 इनइक्वालिटी आ जाती है और कॉमन सॉल्यूशन निकालो तो आप ऐसे कांसेप्ट का यूज किया करो, काफी अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं सेकंड डाटा क्या बोल रहा है? सेकंड डाटा बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सेकंड जो इनइक्वालिटी का रिजल्ट आया वो बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखते हैं कौन सा आएगा रिजल्ट। -1 मान लो यहां पर आ रहा है -1 और इसके ऊपर भी एक वर्टिकल बॉर्डर हमने खींच दी, मान लो इतनी वर्टिकल बॉर्डर खींच दी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का क्या मतलब है? ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा यहां से लेकर यहां तक, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो कितने आराम से कॉमन सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। जो कॉमन इंटरसेक्शन करना है दोनों की डोमेन का, कितने आराम से तुम्हारे कॉमन इंटरवल निकल के आ रहा है। कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली देख लो, डायरेक्टली दिख रहा है। -∞ से 2 तक ये भी बता रहा है -∞ -1 से लेकर +∞ तक। तो फाइनली जो आपको कॉमन इंटरवल मिल रहा है वो कॉमन इंटरवल देखो क्या मिल रहा है। दोनों के अंदर जो कॉमन इंटरवल मिल रहा है वो मिल रहा है -1 से लेकर 2 तक। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। यदि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं निकाल सकते तो उस केस में आप इस मेथड का काम ले सकते हो। तो फाइनली फंक्शन की जो डोमेन आ रही है x बिलोंग्स टू -1 से 2 क्लोज इंटरवल। ये हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। फंक्शन की डोमेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम रेंज के ऊपर। फंक्शन की डोमेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आ रहे हैं रेंज के ऊपर। रेंज तो बेटा रेंज निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, इतना इजी नहीं है टास्क कि डायरेक्टली आप इसकी रेंज फाइंड कर दो, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, ग्राफ प्लॉटिंग करना दैट इज अ लिटिल बिट टिपिकल टास्क है। डायरेक्टली वी कांट प्लॉट द ग्राफ आल्सो। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू अंडर रूट में 2 - x प्लस अंडर रूट में 1 + x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। What can we do here to find out the range in the particular interval -1 से लेकर 2 तक? इस इंटरवल में हमें आपको रेंज निकालनी है, राइट? तो रेंज निकालने के लिए जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, जब अपॉन में चल रहा हो डाटा तो हम रैशनलाइज पे फोकस करते हैं। रूट जब अपॉन में आते हैं तो हम थोड़ा सा रैशनलाइज पे फोकस करते हैं। सुनना मेथड को, यहाँ पर भी अभी स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो एक टिपिकल टास्क हो रहा है। तो स्क्वायर रूट्स को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जैसे आप बेटा दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो कंडीशन आएगी y²
स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये आ गया आपका। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आंसर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी लग गई। तो देखिए कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन आ रही है एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर का आंसर आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन काफी इजियर बन गया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर आपका एक कांस्टेंट नंबर आ गया 3 प्लस में, इसका तो कोई रोल नहीं है, बाद में ऐड कर देंगे। जब आप इस फंक्शन की रेंज निकालने में सक्सेस हो जाओगे इस इंटरवल के अंदर -1 से लेकर 2 के अंदर, तो 3 तो बाद में भी हम ऐड कर देंगे, वो तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। तो आपको सबसे पहला जो फोकस करना है इस क्वेश्चन में वो ये है कि जब x की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक जा रही है तो ये स्क्वायर रूट का जो नया फंक्शन बन रहा है वो किस इंटरवल में आंसर दे रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना तरीका मेरा। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता लगाना है कि इस स्क्वायर रूट का आंसर कहां से कहां तक जा रहा है, जो स्क्वायर रूट नया फंक्शन बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन मान लो बेटा, लेट z मान लो, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस x इंटू 1 प्लस x। एक नया फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, राइट। तो z की वैल्यू आ गई 2 माइनस x इंटू 1 प्लस x। एक हमने कोई नया फंक्शन अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया z के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये z जो नया फंक्शन मैंने एज्यूम किया है, स्क्वायर रूट तो बाद में भी ले लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले ये पता लगाओ ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी और आप देखो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इतना सभी को पता है, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब ये देखो, सब बच्चे इसका ग्राफ देखना, एक रफ स्केचिंग देखना भाई। इसकी जब आपको रेंज पता लगानी है z की रेंज पता लगानी है, z कहां से कहां तक जा रहा है, तो पता किस इंटरवल में लगाओगे, डोमेन के बाहर तो जा नहीं सकते। x के जो इंटरवल पॉइंट्स पुट करोगे तो डोमेन के अंदर ही पुट करोगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से लेकर 2 तक। तो देखो सब स्टूडेंट, -1 जो है वो इसका फैक्टर रूट है, -1 इसका रूट है, 2 इसका रूट है। पता लग गया ग्राफ, रफ स्केचिंग पता लग गई आपको। -1 भी इसका रूट है, 2 भी इसका रूट है। अब पैराबोला कैसे बनने वाला है, डाउनवर्ड बनने वाला है। तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो इसका रफ स्केचिंग कुछ इसी तरीके से आएगी, नहीं आएगी, सेम ऐसी स्केचिंग आएगी, रफ स्केचिंग। बिल्कुल क्लियर है, पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है, रूट्स हमें पता है, तो रफ स्केचिंग तो कुछ इसी तरीके से आएगी। ये भी सर आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लग रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लग रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसा नहीं लग रही कि वर्टेक्स के ऊपर आएगी, वर्टेक्स के ऊपर ये आएगी ये वाली। पैराबोला ये जब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो मिनिमम वैल्यू से भी मतलब नहीं है, मैक्सिमम देखो पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वर्टेक्स के ऊपर आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू जब वर्टेक्स के ऊपर आती है तो उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास डायरेक्टली है माइनस का d अपॉन में 4a। तो देखो इसकी z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास माइनस का d अपॉन में 4a। जो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वर्टेक्स के ऊपर आ रही है माइनस d अपॉन 4a। तो बेटा माइनस d अपॉन 4a आंसर निकालने के लिए आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कौन सा देखो कितना आ रहा है, z इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्वारा को मैं लिखने जा रहा हूं फाइनली माइनस का x स्क्वायर, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2x माइनस x दैट इज प्लस x एंड फाइनली आ रहा है प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो जिसका ग्राफ रफ स्केच, जिसकी रफ स्केचिंग मैंने आपको राइट साइड में समझाई है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, वर्टेक्स पे आ रही है। और वर्टेक्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a। तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे मतलब है, तो वैल्यू आएगी माइनस d अपॉन 4a जिसको मैं निकालने जा रहा हूं। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं फाइनली हम माइनस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4a। तो 4a में तो आ जाएगा बेटा नीचे माइनस का 4a भी नीचे आ जाएगा माइनस 4, माइनस साइन से आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इस माइनस साइन को माइनस से मैं रिमूव कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मैंने फाइनली रिमूव कर दिया साइन को। ऊपर कंडीशन आ गई b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर कंडीशन आ रही है 1 b का स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा।
प्लस का 8, तो यहां से z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 9/4। z की कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9/4। अब देखो आप कहोगे सर आपने मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाली, सिर्फ मैक्सिमम ही क्यों निकाली? उसका रीजन देखो, रीजन सुनना बेटा ध्यान से। हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन दे रखा ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है हमने उसको z माना है, उसको z माना है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस स्क्वायर रूट का, ये जो स्क्वायर रूट आप लोगों को दिख रहा है, इस स्क्वायर रूट का आंसर किस रेंज में आएगा, कहां से कहां तक आएगा। तो तुम्हें ये पता लग गया कि z की मैक्सिमम वैल्यू 9/4 आ रही है, ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहा है 0 भी आ रहा है अंदर वाली कंडीशन का। तो फाइनली कंडीशन देखो बेटा क्या आ रही है जो मैं लिखने जा रहा हूं, अंडर रूट में 2 - x * 1 + x जो है कहां से कहां तक आएगा आंसर, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 3/2 तक आएगा। अब ये बोलोगे तुम सर कैसे आ गया, तो ध्यान से समझना बेटा कैसे आ गया। इस स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन लिखी है 2 - x * 1 + x। स्क्वायर रूट का सभी को पता है कि मिनिमम आंसर पॉसिबल आंसर 0 हो सकता है और हो भी रहा है। कैसे हो रहा है, जब x की वैल्यू देखो डोमेन में से आप 2 पुट करोगे 0 बन रहा है, x की वैल्यू डोमेन में से -1 पुट करोगे तब भी 0 बन रहा है। तो बेटा स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर तो 0 आ रहा है, स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर 0 आ रहा था वो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर यहां पर इसका 0 आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन का। हमें सिर्फ मैक्सिमम आंसर पे फोकस करना था कि इस इंटरवल में इस स्क्वायर रूट फंक्शन का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अंदर वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसको मैंने z के इक्वल माना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल में। तो आपने देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 9/4। तो जब 9/4 यहां पर आप पुट करोगे और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 3/2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, तो 2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों साइड। तो कंडीशन आ गई 2 अंडर रूट में 2 - x * 1 + x is less than equal to 3 greater than equal to 0। तो अब जैसे आपने देखा स्क्वायरिंग कर दिया तो फाइनली अब रेंज निकालना कितना आसान हो गया। अब फाइनली क्या ऐड करना है इसमें 3। क्यों ऐड करना है 3, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन को y बनाना है। तो यहां पर y² बन जाएगा 3 ऐड करते सी, तो आप दोनों साइड फाइनली बेटा फंक्शन में क्या ऐड कर दो 3 ऐड कर दो। तो 3 जैसे ऐड करेंगे तो कंडीशन आ गई आपकी 3 greater than equal to 3 + 2 अंडर रूट में 2 - x 1 + x less than equal to 6 अब देखो ये क्या बन गया सबक से। ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इनइक्वालिटी साइंस के बीच के अंदर, ये आपका क्या बन रहा है y²। तो यहां से कंडीशन आ गई फाइनली आपके पास y² is greater than equal to 3 but less than equal to 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ओके। तो अब देखो यहां से फाइनली क्या कंडीशन आ सकती है तुम्हारी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है कोई इशू नहीं है। y² का आंसर आ गया greater than equal to 3 but less than equal to 6। लेकिन बेटा y के आंसर कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकते, y के आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकते। तुम कहोगे क्यों, तो देखो ये y आपका स्क्वायर रूट फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन का एडिशन चल रहा है, तो y का आंसर मिनिमम 0 आ सकता है। लेकिन वैसे मिनिमम 0 आ सकता है, लेकिन 0 से नेगेटिव आंसर y के कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि y स्क्वायर रूट फंक्शन का सम है और स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। तो y के नेगेटिव आंसर्स तो कभी भी आ नहीं सकते। तो बेटा फाइनली y के कितने आंसर आएंगे यहाँ से, अंडर रूट जब आप लोगे तो y का करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा √3 से लेकर √6 तक, √3 से लेकर √6 तक। तो फाइनली फंक्शन की रेंज क्या निकल के आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन आएगी √3 से लेकर √6 तक क्लोज इंटरवल। ये आपकी फाइनली फंक्शन की रेंज निकल के आएगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस टॉपिक पे। हम अलग अलग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, अलग अलग हाई लेवल पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की रेंज निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।